हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर अमित तोमर है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज में फैकल्टी मेंबर हूँ। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट a very important video lecture regarding your CUET entrance examination in physics subject। और जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो मैंने चूज किया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोशिश करेंगे आज इसको बहुत डिटेल में आपको बताएं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग ना रहे। तो हम शुरू करते हैं और मैं अपनी फर्स्ट पीपीटी को खोलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, स्टार्टिंग में हम लोग एक सिंपल इंट्रोडक्शन लेंगे और धीरे धीरे उसको फिर एक डिटेल पार्ट की तरफ जाएंगे और विद फिगर और ग्राफ से मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत डिटेल व्यू इस टॉपिक का दूं। तो अगर हम सामने देखें तो एक फिगर बनी हुई है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक लाइट आउटसाइड सोर्स से एक मेटल प्लेट के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर आ रही है और वहां से एक एरो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। और ये जो सारा सेटअप है, एक ये कैप्सूल टाइप एक इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है और जो मेटल प्लेट है और जो डिटेक्टर है वो एक वेरिएबल बैटरी के प्लस और माइनस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने इस फिगर में मेटल प्लेट को नेगेटिव पोलैरिटी से जोड़ा है बैटरी की, और डिटेक्टर को हमने एक इंस्ट्रूमेंट जो सामने एमीटर लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसलिए कनेक्ट किया है तो ताकि ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन को कैच कर सके और पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमें कोई डिफ्लेक्शन रिगार्डिंग करंट एमीटर में मिल जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत डिटेल व्यू में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। तो जस्ट सिंपल डेफिनेशन, इसको आप सिंपल डेफिनेशन के रूप में लीजिए, डिटेल हम आगे जाएंगे। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स refers to the phenomena where electrons are emitted from the surface of a material when it is exposed to light, or you may say quanta of light, whatever you like, you may name. Light is a quanta of sufficient frequency. Sufficient frequency, it is a very important term. What does it mean? It means that अगर हमने अपनी लाइट सोर्स को, जो एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है मेटल सरफेस के ऊपर, अगर वो एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी और वी में बेटर से दैट वर्क फंक्शन, मेटल के वर्क फंक्शन से कम होगी, लेसर होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से आउटसाइड लिबरेट नहीं कर पाएगा अपने आप को। इसको हम आगे डिटेल में और स्लाइड्स में दोबारा बताएंगे। द सेकंड पॉइंट रिफ्लेक्ट्स दैट it demonstrates the interaction between light and matter, highlighting the particle nature of light। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम इससे ये इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि लाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारी थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में दी थी। और उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के हाइपोथेसिस को लिया था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटास के पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है और एक क्वांटा को उन्होंने एच न्यू एनर्जी से रिफ्लेक्ट किया था। जैसे कि हम सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हर्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने कुछ स्पार्क को ऑब्जर्व किया था, बट ही डिड नॉट फॉलो अप हिज एक्सपेरिमेंट, बट अदर रिसर्चर डिड सो। जो रिसर्चर आगे आए उन्होंने इसको नोटिस किया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको फुली एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं इस इफेक्ट के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया इस थ्योरी को, और उन्होंने ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया।
जिसमें कि हम लाइट को ये मान के चलते हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ क्वांटा है और वो फ्रीक्वेंसी से चल रही हैं और एचन्यू की फॉर्म में वो चलती है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल का काफी डिटेल सेटअप आप देख पा रहे हैं इस पीपीटी में। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो वी हैव ऑब्जर्व दैट इन द फिगर द सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड कोई भी फ्रीक्वेंसी आप दे सकते हैं। और वेरिएबल सोर्स वी हैव टू चूज बिकॉज हमारा जो मेटल सरफेस है हमें उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डालनी है और वो इतनी डालनी है कि वो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। इलेक्ट्रॉन बाहर आउटसाइड एमिट करेंगे जब हमारी आउटसाइड सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो वो उसकी सरफेस तक इलेक्ट्रॉन्स को ले आएगी। द इलेक्ट्रॉन विल एमिट at the surface but cannot move outside. They move outside only when the frequency of the incident photon or light is greater than the work function of the metal. वर्क फंक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले मैं फिगर को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड पे फिगर ड्रॉ करी थी उसी के रिगार्डिंग है, सेम ही है, कोई इसमें नई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है कि जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर हमें लाइट डालनी है और वो जो लाइट डलेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेटल के वर्क फंक्शन से which regarding the statement that it is sufficient frequency. The sufficient means it necessarily more than the work function of the metal। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जब बाहर एमिट होंगे तो दे ट्रेवल विद द वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। उनकी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होंगी और पॉजिटिव पोटेंशियल जो बैटरी का है उनको डिटेक्ट करेगा और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया है उसमें हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, जिससे कि हम ये देख लेंगे कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। करंट अगर आ रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ गए हैं, करंट नहीं आ रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन मेटल के अभी अंदर ही है, यानी कि हमारी जो लाइट हमने उसके ऊपर डाली थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मेटल के वर्क फंक्शन से कम होगी तो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Emitted light emits light of varying frequency. That's why we have take ultraviolet, infrared, because we don't know the work function. If we know the work function, we just send the fixed light and we may get the electron from the surface. Second, the metal plate serve as the electron emitter। इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल प्लेट पे आएंगे तो हम इसको एक ये इलेक्ट्रॉन एमिटर के रूप में देखते हैं। और एनोड जिसको हमने चार्ज दिया है उसको हम जो इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो हमें करंट का डिफ्लेक्शन देंगे। यहाँ जो ये पॉइंट्स हैं एमीटर, वैक्यूम ट्यूब और वेरिएबल पावर सप्लाई, ये जस्ट एक फिगर को हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। इस स्लाइड को आप देख रहे हैं, यू जस्ट सी देयर इज ए टू कर्व रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी and electron energy versus the intensity. Here I just want to explain some detailed point of view. First of all, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि when we send the light or photon on the metal surface and if this light is if the frequency of the outside light is more than the threshold value of the metal, or we can say that the work function. Here I have to explain the work function. What is the work function? Work function simply it is the minimum energy required to make the electron free from the surface of the metal। ये वो एनर्जी है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो आपको चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। अगर आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल ही पाएंगे, अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट हम डालते हैं, इफ आवर light is not more than the threshold frequency, then there is no ejection of any electron. Whether the light is dim or bright, no matter. The intensity of light is no role in
liberation of the electron from the metal. The intensity of light plays the some role in the value of the current. Under condition, the incident light is much more the threshold value or work function of the metal. The liberation of the electron from the metal surface is only depend upon the frequency of the incident light, or in other words, the kinetic energy of the upcoming electron from the metal surface is directly proportional to the frequency of the incident light. और हमारा जो फर्स्ट कर्व है ये हमें यही शो कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें और अगर हम इसकी एक्स एक्सिस को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि 0.6 जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने दी है हर्ट्ज में है ये। तो जब हम इसके बाद देख रहे हैं जो कर्व है वो हमारा लीनियरली वैरी कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। जो जो काइनेटिक एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है और हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल वेरी कर रहा है डायरेक्टली लीनियरली। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारी इंसिडेंट फोटोन या लाइट की एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू को या मेटल के वर्क फंक्शन को क्रॉस कर देगी, इमीडिएटली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सरफेस से बाहर आना शुरू कर देंगे। दे इमीडिएटली कम आउट विदाउट एनी टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटो एंड द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन की वो लीनियरली वेरी करेगी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी रेशो में बढ़ जाएगी। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन kinetic energy of upcoming electron and the frequency of the incident light. This is a very important point of the photoelectric effect. मैं इसको दोबारा इलेबोरेट करना चाहूंगा और कुछ बेटर वे में कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं मेटल सरफेस से वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वो डिपेंड करेंगे हमारी इंसिडेंट लाइट और फोटोन जो हम बाहर से डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। The kinetic energy of coming electron from metal surface is directly proportional to the frequency of the incident light. The kinetic energy सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं इलोबरेट करता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी होगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की टोटली इंडिपेंडेंट अपॉन इंसिडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट। आप समझिए इस बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलोबरेट करना कि हमारी इंसिडेंट लाइट अगर डिम होगी यानी कि उसकी इंटेंसिटी लो होगी और अगर वो ब्राइट होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाई होगी। इस बात का हमारी इलेक्ट्रॉन के लिबरेशन से, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से मेटल सरफेस से कोई लेना देना नहीं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी से कम है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, वेदर वी यूज डिम लाइट और डार्क लाइट, सॉरी डिम लाइट और ब्राइट। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी को अपनी ब्राइट कर देते हैं लाइट को तो हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और यू मे से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए ये दो डिफरेंट बातें हैं, डोंट मेक एनी कंफ्यूजन। लाइट की इंटेंसिटी का रोल आएगा वो तब आएगा जब आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ upcoming electron from the metal surface is totally independent on the intensity of the incident light. This depend only upon the frequency of the incident light. और यही बात हम पहले कर्व से समझ सकते हैं। अब मैं सेकंड कर्व के ऊपर आ रहा हूं और आप सेकंड कर्व को अगर ध्यान से देखें तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी प्लॉट करी है और हमने वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन करंट प्लॉट किया। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये लीनियरली वेरी कर रही है। लीनियरली मींस कि डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना आप चेंज कर रहे हैं इंटेंसिटी में उतना ही चेंज आ रहा है करंट में। और करंट जो है वो फ्लो होगा किसी भी सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस बाहर आ जाएंगे। तो हमें सेकंड का ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ द करंट इज डायरेक्टली और लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मैं इसको अगर ऐसे इलेबरेट करूं तो ज्यादा बेटर होगा
कि अगर हमने किसी मेटल सरफेस पे डिम लाइट डाली है, डिम लाइट का मीन्स है कि उसकी इंटेंसिटी लो है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो उनकी नंबर मे बी 2 3 4, ये एक एग्जाम्पल है, वी डोंट मेक काउंटिंग हियर, जस्ट इट इज एग्जाम्पल। अगर मैं जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, यानी कि इसको मैं ब्राइटर कर दूं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे द नंबर इज मच मोर देन द प्रीवियस वन। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of light. It is, I think, this point is clear and not much more efforts should be made here to explain than this. मैं next point पढ़ता हूँ, effect of frequency. When we increase the frequency above the threshold, threshold means work function. It is the minimum frequency. Threshold means it is the minimum frequency. From figure 1, you may say the graph between kinetic energy versus frequency. On x-axis we plot the kinetic energy. On x-axis we plot the frequency. On y-axis we have the kinetic energy here. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है। तो होपफुली आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जब तक हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस नहीं होगी, हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिबरेट नहीं हो रहे हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं हो रहे हैं बिफोर 0.6 और बिफोर द रेड लाइन्स, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी एट ऑल। आप जीरो काइनेटिक एनर्जी पाते हैं क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं हो रहा। और जैसे ही हमारी जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करती है या उससे आगे बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम द सरफेस, और इफ इट इज मच मोर द थ्रेशोल्ड वैल्यू देन द कम आउटसाइड फ्रॉम द मेटल सरफेस। थ्रस्ट है, जो अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन थ्रस्ट है मेटल सरफेस से, वो छूट जाएगा और उसकी जो फोर्स है छूटने की वो हमारी वर्क फंक्शन होती है। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस एमिशन। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हम इंसिडेंट लाइट डालेंगे और जो हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, देयर इज नो टाइम लैग। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ, लेट्स मूव। यहाँ पे इस स्लाइड में वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द आइंस्टीन पॉइंट ऑफ व्यू टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ करी है जिसमें हम लाइट और क्वांटा को देख पा रहे हैं कि बाहर से आउटसाइड से वी हैव टू सेंड द लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पे हमने एक बात और दिखाई है, बाकी सेटअप यहाँ पे इस फिगर में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फिगर डायरेक्टली शो कर रही है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द पार्टिकल्स। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से हमने एरो से शो किया है। और यहाँ पे हमने लाइट को, जो एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने किया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें उन्होंने ये एज्यूम किया है कि लाइट एक फोटोन के रूप में ट्रेवल करती है और उसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू होती है। हियर एज इज द प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमने लिखी हुई है यहाँ पे 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, और v इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक इक्वेशन को देखते हैं सामने, जिसको आइंस्टीन ने, हम आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और मैं इक्वेशन को पढ़ूंगा पहले और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेयर एच न्यू इक्वल टू फाई प्लस द काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन कह रही है E इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर से सेंड कर रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, द इलेक्ट्रॉन हैविंग द एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू traveling towards the metal surface or incident on the metal surface just liberate the electron with kinetic energy and some energy utilized by the electron to release themselves from the metal thrust or metal attraction. That is the work function denoted by the phi. मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने कोई लाइट डाली जिसकी एनर्जी एच न्यू है, लाइट या फोटोन। उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी के कुछ पार्ट को यूज कर लिया, फाई जिसको हमने डोनेट किया है, या इसको एच न्यू नॉट भी हम डोनेट कर देते हैं। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एच न्यू नॉट ये कॉस्ट है, ये एक एनर्जी उसने यूटिलाइज करी अपने आप को फ्री करने के लिए
मेटल सरफेस से, इट इज नेम्ड एट वर्क फंक्शन, और जो एनर्जी बची that is comes out in the form of the kinetic energy of the upcoming electron. जो एनर्जी बचेगी उसको इलेक्ट्रॉन लेके मेटल को छोड़ देगा और बाहर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई कि हमने एनर्जी ई दी, कुछ पार्ट हमने उसका यूटिलाइज कर लिया इलेक्ट्रॉन ने वर्क फंक्शन के रूप में, और जो बचा हुआ पार्ट उसको लेकर वो बाहर आ गया। यही आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने फिर एक डेफिनेशन दी है वर्क फंक्शन की। The work function is the minimum energy required to eject an electron from the surface of a material. Second thing here is very important to discuss. Different metal has different work function. This work function is not constant for all the metal. Work function is the characteristics property of every material. You may say that electron may liberate from the metal surface depending upon the work function of the metal. Second thing is that different materials have different work functions. Some A, B, and C, we have the three metals. It may have, if some light may emit some electron from one metal, it is possible that this frequency of light doesn't liberate any electron from other metal. बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक फ्रीक्वेंसी से किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पा रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम दूसरे मेटल में डालें या किसी और मेटल में डालें, तो यहाँ पे हम जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आए। डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, और हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इनकी जो है या नहीं। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि मेटल सरफेस। नॉट दिस फिनोमेना इज आल्सो ट्रू फॉर सेमीकंडक्टर और इवन सम नॉन मेटल अंडर कंडीशन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज यूज। अगर हमारी अपकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और वो इतनी ज्यादा है कि जिसके ऊपर हम वो लाइट डाल रहे हैं वो मटेरियल चाहे सेमीकंडक्टर है, चाहे मेटल है, या इवन नॉन मेटल भी है, तो अगर वो लाइट उस पर्टिकुलर मैटर के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बाहर आएंगे, वेदर इट इज नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। मेटल्स के केस में तो आ ही जाएंगे, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में भी ये इफेक्ट काम करेगा। जैसे कि हमने स्लाइड में नीचे लिखा है, आप देख पा रहे हैं एच न्यू रिलेशन ऑफ टू द फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी मीन्स द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट हियर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो हमने आउटसाइड से डाली है। अगर वो फाई इज द वर्क फंक्शन, अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एमिट होंगे। अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इफ इट इज लेसर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, नो इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड regardless the intensity, whether it is dim or bright, no matter. One point I need to clarify here is that अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्क फंक्शन के बराबर होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को बॉटम, वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक तो ले आएगा, लेकिन उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि वो बाहर आ जाए। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो वो बाहर नहीं चल पाएगा, नहीं लिमिट का। तो वी हैव टू मेक द इंसिडेंट फोटोन with energy greater than the work function of the surface from which we want to liberate the electron. इसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे शो कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दें हमारे वर्क फंक्शन को, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये कर्व जो है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, ये हम आप पहले भी देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसको कुछ थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। अगर आप इस कर्व के टॉप में देखें तो ब्लू लाइन एक हमने शो करी हुई है, जो हमने लिखा हुआ है इसको के मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द एच न्यू। हियर एच न्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस phi is the work function of the that particular metal from which we want to liberate the electron. और जो हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे शो करी है रेड कलर से, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, or we may say that it is the value of the work function from which, if our incident light increase, we may get the electron.
तो हमने एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लिया है और वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन की। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे कुछ मेटल्स लिखे हैं, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम। दिस जस्ट फॉर योर एग्जांपल एंड टू मोर क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन। देखिए कि मैंने वहां पे इन सबके वर्क फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके यूनिट है, जैसे फर्स्ट वो वर्क फंक्शन है मेटल के करस्पॉन्डिंग वो 1.9 है। सेकंड जो वर्क फंक्शन है वो 2.2 है पोटेशियम का। और फिर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2.3, 2.5, 3.2, 4.5, 4.7 एंड 5.6। आप देख रहे हैं ये वर्क फंक्शन डिफरेंट है। तो हमें अगर पोटेशियम से लाइट बाहर निकालनी है तो हमारी जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो हर कंडीशन में 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से इफ वी वांट टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर, our incident photon should be greater than the energy of 4.5 electron volt. If we want to liberate the electron from silver, our light has to the value much more than the 4.7 electron volt. And same in the case of platinum, it should be the greater than from 5.6 electron volt. And if our light much more than 5.6 electron volt, then platinum metal surface definitely emit the electron. आई थिंक आप काफी कुछ थोड़ा सा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कैच कर रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं आपको। ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग ही है और इनको मैं बहुत डिटेल में अब एक्सप्लेन करूंगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यू हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन द ग्राफ। स्टेप बाय स्टेप मैं ग्राफ को लूंगा और सबसे पहले मैं जो ग्राफ लेना चाहता हूँ वो पहला ग्राफ है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं चल रहा हूँ, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस रिटार्डेशन पोटेंशियल है। यहाँ पे रिटार्डेशन पोटेंशियल आप देख पा रहे हैं जो कि हमने एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड को प्लॉट किया है और आप वाई एक्सिस पे देख पा रहे हैं जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमने प्लॉट किया। आप देखें तो जो रोड लाइन्स है उसमें जैसे ही मैं हमारी जो बैटरी जो आपकी फर्स्ट फिगर को अगर आप रिमाइंड करें तो उसमें जो हमारी बैटरी लगी हुई है उसमें हमने हमारी जो मेटल सरफेस है उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया था और हमारे कलेक्टर को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था। तो आप एक बार उसको रिमाइंड करिए और लेक्चर के बाद उसको आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ और जो मेरा कलेक्टर जो पॉइंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रहा है उसको मैं नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करता हूँ और जो मेटल सरफेस है उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे-जैसे मैं नेगेटिव पोलैरिटी को इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि मेरी बैटरी वेरिएबल है और तो मैं देखूँगा कि धीरे-धीरे जब मैं वहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी को बढ़ाऊँगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा और धीरे-धीरे कंडीशन आ जाएगी जब एक भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे और एक भी इलेक्ट्रॉन जो है, वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और जब वो पॉइंट आ जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे कलेक्टर तक ना पहुँचे, तो हमने शो किया है यहाँ पे माइनस वी नॉट 1 से, माइनस वी नॉट 2 से और माइनस वी नॉट 3 से। तो ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी करंट नहीं आएगा और करंट शुड स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और इस पॉइंट को हम बोलेंगे रिटार्डेशन पोटेंशियल। और ये जो हमारी रिटार्डेशन पोटेंशियल है, ये बेसिकली हमें बता रही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कितनी होगी। इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैं इसको थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करना चाहता हूँ। अगर आप पहले कर्व को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमने इसमें अ, ये दिखाया है कि V1, V2 और V3 ये बेसिकली दीज आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग फोटोन व्हिच वी हैव इंसिडेंट। और हम देख पा रहे हैं कि तीनों ही फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट से देख पा रहे हैं, सैचुरेशन करंट से देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल एक है। यहाँ से एक और चीज आप देख सकते हैं
ये फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज करंट इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि V1 से ज्यादा V2 फ्रीक्वेंसी बड़ी है, V2 से ज्यादा V3 फ्रीक्वेंसी ज्यादा बड़ी है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। V3 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। उसी रिगार्डिंग में रिटार्डेशन पोटेंशियल भी है। रिटार्डेशन पोटेंशियल इज -V03 इज ग्रेटर देन, नेगेटिवली साइड बोल रहा हूं मैं, -V03 इज ग्रेटर देन -V02, and it is also greater than -V01. What does it mean? It means that the kinetic energy is different for different frequency. यही हमारा सबसे important point है कि the kinetic energy of upcoming electron directly depend upon the frequency of the incident light। और वो इस कर्व से क्लियरली शो हो रहा कि जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हमें हमारी डायलेशन पोटेंशियल बढ़ जा रही है, यानी कि हमें उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल खर्च करनी पड़ रही है V3 फ्रीक्वेंसी के लिए रिगार्डिंग V1 फ्रीक्वेंसी। V1 फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी डायलेशन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, और V3 पोटेंशियल के लिए V3 फ्रीक्वेंसी के लिए हमारी डायलेशन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ से क्लियरली हमने शो कर दिया कि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी। सेकंड कर्व पे आइए, ये कर्व डायरेक्टली शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो करंट है वो एकदम बढ़ पा रहा है, और करंट के बढ़ने से हमारी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है। यहाँ से क्लियर शो हो रहा है, हमने शो भी किया है कर्व में कि I1 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल को लिया है और वाई एक्सिस पे करंट को लिया है। और यहाँ से आप ये भी देख पा रहे हैं कि तीनों इंटेंसिटीज के लिए जो है रेडिएशन पोटेंशियल सेम है, यानी कि जो करंट है वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी के ऊपर, और इन तीनों के लिए ही रेडिएशन पोटेंशियल सेम का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी तीनों इंटेंसिटीज के लिए सेम है। इट आल्सो एक्सप्लेन दैट द इंटेंसिटी, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी देन द रेडिएशन पोटेंशियल डजंट चेंज, और इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है। आप यहाँ से होपफुली समझ जाएंगे कि जो हमारे अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सेकंड थिंग यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, अगर कर्व ध्यान से देखें, सेकंड वाला जो कर्व है कि मैं यहाँ I1 I2 I3 आप देख पा रहे हैं, और ये जो हो रहा है कि जो I1 है वो करंट ज्यादा है I2 से। तो इसका मतलब बस इतना ही है कि हमने जो I1 है वो ब्राइटर लाइट है, जो I2 है वो डिम लाइट है, और I3 जो है वो और डिम लाइट है। यहाँ से सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाता है। और जो हमारा थर्ड कर्व है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो अ, हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली इंटेंसिटी से लीनियरली कनेक्टेड है। ये ऐसे भी शो होता है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो लाइट मेक्स मोर एंड मोर ब्राइटर, एंड मोर ब्राइटर द लाइट, द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन coming under condition the frequency of the incident light should be greater than the work function। तो हम आगे मूव करते हैं। ये कुछ और कर्व हैं जो आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे समझने में। हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा थर्ड कर्व है वो वही हमारा फ्रीक्वेंसी हमने ली है एक्स एक्सिस पे, और काइनेटिक एनर्जी ली है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही हम इसको देखते हैं हमें याद आता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है इंसिडेंट लाइट की, जैसे ही वो क्रॉस करती है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इंसिडेंट जो हमारा फोटोन है उसकी एनर्जी के साथ, और वो शो भी कर रहा है। और थ्रेशोल्ड वैल्यू बिफोर द थ्रेशोल्ड वैल्यू कोई इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं करेगा। अब बीच वाले कर्व से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी से हम देख पा रहे हैं। और जो फर्स्ट वन है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वन थिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस कर्व का स्लोप देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो हम पाएंगे इट इज द इक्विवेलेंट टू द प्लांक कांस्टेंट। तो हम यहाँ से प्लांक कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं। इस कर्व का जो स्लोप होगा वो प्लांक कांस्टेंट के इक्विवेलेंस होगा। ये भी एक सिग्निफिकेंस है इसी से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ थोड़ा सा और
ब्रीफ वे में है, और इसमें हमने स्लाइड में थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमने जो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है वो बेसिकली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, पर हमने उसमें क्वांटम मॉडल को इंक्लूड किया है। और क्वांटम मॉडल हमें ये बताता है कि लाइट इज ए ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन और पैकेट्स ऑफ द क्वांटा हैविंग एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। और जो हमारी क्लासिकल लाइट थ्योरी थी वो कंप्लीटली फेल्ड आउट हुई है, और वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी कि अगर आप किसी मेटेरियल के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो अगर आप उसको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो डिटेक्ट करेगी। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली ये पाया है कि ऐसा नहीं होता है, और वो केवल सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन बाहर आने का फिक्स होता है। तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली कोशिश करी है, अगर आप फिगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बताएगा कि किस तरह से हमने इसमें लाइट को एक्सप्लेन किया है फोटोन फॉर्म में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा एक एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पे शो किया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग करंटली यूज करते हैं उसमें किस तरह से वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड होती हैं, और हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें सामने लिखी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स हैं जिनको फोटो डायोड भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली हमारे जैसे सोलर पैनल्स में यूज होती हैं। और फोटो मल्टीमीटर ट्यूब्स हैं, इमेज सेंसर्स हैं, ये सब चीजें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिग्निफिकेंस हमको डायरेक्टली देते हैं हमारी रियल लाइफ। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने एक तरह से आप ये कहें कि डायरेक्ट ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमें एविडेंस मिलता है वो लिनार्ड एक्सपेरिमेंट्स में है, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट्स में है। अ, थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस को बताया गया है इस पीपीटी में, कि हमारी लिमिटेशंस जो है क्लासिकल थ्योरी की, वो एक स्टेज पे जाके वो काम नहीं हो करती हैं और फेल्ड हो जाती हैं, और यही वो स्टेज है जब क्वांटम मैकेनिक्स आगे आकर हम उसका यूज कर कर क्वांटम मैकेनिक्स से हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। और बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ने एक फिजिक्स में नई लैंग्वेज को, नए फील्ड को एक ऑपरेट किया, और जहाँ पे आके क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि इट इज द बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which deals with the liberation of the electron from the metal. It is not the intensity, as per suggestion by the classical theory. So classical theory completely fails, and quantum mechanics very clearly justify and explain the photoelectric effect. And Einstein used uh, very nicely in the form of equation, which is equal to h nu equal to phi plus kinetic energy of the incoming electron. Basically, these are the some more significance like proof of dual nature which associate with the photoelectric effect. Foundation of quantum physics. You may just go through the slide in a very simple way. It is just tells how we deal with the quantum mechanics. Just revolution about including new field of quantum mechanics. Nothing more like that. Here is some questions for you. These questions are very easy, and we should discuss one by one. The first question is what does photoelectric effect demonstrate about light? I think after this lecture you are able to give the answer. So light is behave like a particle. We very known that light is behave like a wave. So light is behave like a both wave and particle. Next question is what is the minimum energy required to eject an electron? I have discussed so many times in this lecture. It is the work function. It is the work function which is required. If our energy is greater than work function, then electron will emit. Which factor determine the kinetic energy of the ejected electron in the photoelectric effect? Which factor determine the kinetic energy? अब आपको इसका आंसर मालूम चल गया. It is the frequency of the incident light, which linearly related with the kinetic energy of the upcoming electron. There is some more questions for you. What happens if the frequency of incident light is below the threshold frequency? You know very well
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर एनर्जी होगी तो नो इलेक्ट्रॉन विल emit. The next question is related to the history point of view. You who explained the photoelectric effect, quantum theory of light, you know very well. It is Albert Einstein, and Albert Einstein received the Nobel Prize for this for his great discovery. What is significance of stopping potential in the photoelectric light? मैं बहुत कई बार मैंने इसको बताया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉपिंग प्रोजेक्ट। आप इसका आंसर अगर दे पाए तो अपने मन में आप दीजिएगा। तो इसको हम क्या इंटेंसिटी एनर्जी रिक्वायर्ड तो हम सब जानते हैं। इट इज रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इन अदर वर्ड it represents the maximum kinetic energy of the upcoming electron. So I think I have discussed all the points in photoelectric effect, or hope you like this lecture very much, and मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो। काफी ब्रीफ मैंने लेक्चर लिया है और कोशिश करी है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो आपके कंफ्यूजन हो इसको दूर किया जाए। होप यू लाइक दिस लेक्चर and it helps you to overcome stress regarding photoelectric effect in CUT entrance examination. तो आप इसको केयरफुली सुनिए, बार-बार सुनिए और आपको कई बार सुनने से क्लियर होगा, एक बार सुनने से क्लियर नहीं होगा। और आप इन पीपीटीज को अगर हो सके डाउनलोड कर लीजिए और इसको देखिए। ओके, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। गुड डे।